हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। वो ये कि कोई भी स्टॉक को सेल कब करें, जनरली क्या बाय करना है, कब बाय करना है। उसका आंसर फिर भी रिलेटिवली ईजियर है कंपेयर टू किसी स्टॉक को सेल कब करना है। एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है समझना। एक तो ये कि आप अगर सोचते हैं कि किसी भी स्टॉक को आप पीक पे सेल कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते। तो पॉइंट ये है कि या दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग जब शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है, जब ऐसे लगने लगता है कि वैल्यूएशन हद से ज़्यादा हो गई है या कुछ फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम आ गई है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सेल कर सकते हैं। हो सकता है आपके सेल करने के बाद शेयर और ऊपर जाए, तो उसमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि पीक ऑलरेडी अचीव हो चुकी है एंड वो शेयर नीचे गिरते जा रहा है। एंड नीचे गिरते जाने में ऑब्वियसली जितना अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे उतना आसानी होगी। बट क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये ढूंढने में मदद करेगा कि अभी इस शेयर को सेल कर देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली काफ़ी बार क्या होता है कि इन हिंडसाइट हम लोग को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है, बट ऑब्वियसली वो सिर्फ हिंडसाइट में होता है कि काश हमने ये शेयर सेल कर दिया होता। बट अपने जब वो शेयर सेल नहीं किए थे तो अपने को लग रहा था कि शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो पॉइंट ये है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एंड मैं जो पर्सनली एक चीज़ अपनाता हूँ ये जानने के लिए कि किसी भी शेयर को सेल करूँ या होल्ड करूँ या बाय करूँ, वो ये कि मैं अपना जो बायस है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड या कोई और मुझसे एडवाइस लेना चाह रहा है, एंड मैं उसको एक रैशनल डिसीजन या रैशनल एडवाइस क्या दूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपका जो पर्सनल बायस है आप उसको अवॉइड कर देंगे। सपोज बहुत कॉमन बायस है कि अपने किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, ये स्टॉक तो सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। एंड कोई और स्टॉक को क्रिटिसाइज करता है तो अपने को बड़ा गुस्सा आता है। एंड ये एक बायस है जो अपने को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। एंड कुछ ऑब्वियसली कौन से शेयर को सेल कर देना चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली। एक तो ये, जब मैनेजमेंट के ऊपर एलिगेशंस उठने लगे तो चांसेस ये है कि कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो चांसेस ये है कि हो सकता है कुछ भी गड़बड़ हो एंड गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे। तो एक के बाद एक एलिगेशंस एंड प्रॉब्लम्स बाहर आने लगेंगे जो अभी तक मीडिया इन्वेस्टर्स को पता नहीं थी, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अदानी के केस में यही हो रहा है। तो इस वजह से और जैसे अपने देखे हैं येस बैंक के केस में देखे हैं, डीएचएफएल का केस में देखे हैं, जहां मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आने लगते हैं, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे इश्यूज आने लगते हैं, सवाल उठने लगते हैं, उन कंपनी से बाहर निकलना ही बेस्ट रहता है। एंड नंबर्स की बात की जाए तो प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आएगी ही आएगी। बट उसमें क्या होता है कि दो तरीके की कंपनी ढूंढनी चाहिए अपने को। एक तो वो जो ये कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकती है एंड रेवेन्यूज में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिलती है। एंड मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज को फिर भी होल्ड करके रखना चाहता हूँ, ऐसे स्टॉक्स को जिसके प्रॉफिट्स भले ही कम हो जाएं किसी भी क्वार्टर में, बट रेवेन्यूज ज़्यादा कम नहीं हो रही हैं। बट रेवेन्यूज अगर गिरने लगें तो कहीं ना कहीं डाउट्स मन में उठने लगते हैं कि और ज़्यादा डीपर स्टडी की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली एज अ रिटेल इन्वेस्टर, या कोई भी हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या बिग इन्वेस्टर्स हो, गलतियां सबसे होती हैं। गलतियों को मानो और उनसे सीखो एंड आगे बढ़ो। तो चलिए, इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिसमें मैंने अपना डिसीजन क्या लिया है वो आप लोगों के सामने बताता हूँ। एंड एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मुझसे भी गलती हुई है, ऑब्वियसली किसी से भी हो सकती है। एंड सीखेंगे कि फ्यूचर में क्या गलती हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहला जो शेयर है बोरोसिल रिन्यूएबल। जो लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि लास्ट ईयर अगस्त के आसपास मैंने ये शेयर सेल कर दिया था। मोर देन 100% का प्रॉफिट बुक किया था बोरोसिल रिन्यूएबल में। एक तो ऑब्वियसली सबकी जुबान पे आ गया था कि बोरोसिल रिन्यूएबल सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ रही है, सोलर ग्लासेस की डिमांड बढ़ रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कंसेंसस ट्रैप बोल के होता है कि किसी भी शेयर, जब पूरी दुनिया उसके ऊपर बुलिश हो जाती है तो वह शेयर चलना बंद हो जाता है। ये जनरली देखा गया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग जो होल्ड करके रखते हैं वो सेल करके निकल जाना चाहते हैं, स्पेशली बिग इन्वेस्टर्स। बट बोरोसिल रिन्यूएबल के केस में क्या हुआ, मैंने पर्सनली किस वजह से सेल किया था, इस वजह से कि बोरोसिल रिन्यूएबल की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप
इसीलिए बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में कम रखो, ताकि आप हर एक इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रैक कर सको। एटलीस्ट क्वार्टरली तो ट्रैक करो ही, जब उसके रिजल्ट्स आए हैं रिजल्ट्स देखो कि कैसे रहे हैं, मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो उसमें अर्निंग्स कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आई एम वेरी श्योर मोर देन 95% ऑफ इन्वेस्टर्स अर्निंग्स कॉल नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने अपना हार्ड अर्न मनी किसी स्टॉक में लगाया है तो अर्निंग्स कॉल जरूर सुननी चाहिए। मेरे से भी गलती हुई एक कंपनी में, जिसकी वजह से मुझे आज लॉस उठाना पड़ रहा है। वो अभी डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कंपनी है। एंड जस्ट इन केस अर्निंग्स कॉल आप नहीं सुन सकते, बट सुनना बेस्ट रहता है, क्योंकि आप जो सुनने में जो मैनेजमेंट की टोन है, वॉइस क्वालिटी है, उससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है। लेकिन जस्ट इन केस आप नहीं सुन पाते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट एटलीस्ट थोड़ी सी पढ़िए, स्टडी करिए। जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, क्वार्टरली रिलीज करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ब्राइट पिक्चर प्रेजेंट करती है। बट जो अर्निंग्स कॉल होती है, स्पेशली उसमें एनालिस्ट लोग कॉल्स करके मैनेजमेंट से सवाल करते हैं। जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से आंसर देती है उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल में नंबर 1 प्रॉब्लम जो मुझे अगस्त में देखने को मिली कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गई थी। किस वजह से? एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो अगस्त 2022 में जो चाइना से सोलर पैनल्स इंपोर्ट होते हैं, सोलर ग्लासेस, उसके ऊपर से हटा दी गई थी या एक्सपायर हो गई थी, एंड गवर्नमेंट ने रिन्यू नहीं किया। एंड वहाँ पे मैनेजमेंट का कहना था कि चाइनीज़ इंपोर्ट से compete करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी। तो इस वजह से मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल सेल कर दिया था 600 समथिंग के प्राइस पे। एंड अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑब्वियसली मैंने सेल किया, आप देखो 478 है, क्योंकि मुझसे भी गलती हुई है, जैसे आप आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप इसमें भी देखेंगे, आप अभी ये रिसेंट की अर्निंग्स कॉल है जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 के बाद आई है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है, कंपनी को प्राइस डिक्लाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी सोलर ग्लास जो आते हैं चाइना से वो हटा दिए गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चाइना के सोलर ग्लास है वो चीपर हो गए हैं। तो कंपनी को कम्पीट करने के लिए प्राइस रिड्यूस करना पड़ रहा है, जिससे मार्जिन आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा प्राइस कम है, यहाँ तक कि जो वो जिस प्राइस पे अपने को या कस्टमर्स को सेल करते हैं इंडिया में, वो कहीं ना कहीं इसका मे बी कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। तो इस वजह से प्राइस थोड़ा कम करती है, बट उसके बावजूद रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। ये जो रेवेन्यू डिक्लाइन है ये अपने को साफ देखने को मिल रहा है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी समहाउ, जैसे मार्च 2022 में 179 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद रेगुलरली कुछ ना कुछ सेल्स कम हो रही हैं। प्रॉफिट कम हो रहा है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट रेवेन्यूज़ कम हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली जो फैक्टर है, आप अगर अर्निंग्स कॉल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कंपनी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड स्पेशली ये बोल रहे हैं कि चाइना में जो सब्सिडीज़ वगैरह है बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से चाइना के सोलर ग्लास पैनल से कम्पीट करना पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हुआ है, आप चाइना से कोई भी माल इंडिया इंपोर्ट होता है, जो फ्लाइट कॉस्ट वगैरह होते हैं उससे कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, बट कहीं ना कहीं फ़्लाइट कॉस्ट भी अब कम हो गए हैं काफ़ी लास्ट 1 ईयर में, जिसकी वजह से चाइनीज़ इंपोर्ट्स और ज़्यादा कम हो गए, प्राइसेस और कम हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल सेल किया। एंड हिंडसाइट अच्छा लग रहा है डिसीजन। एंड एज ऑफ नाउ भी मुझे नहीं लगता मैं अभी भी इसको लेना चाहूँगा इस प्राइस पे भी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं रही है, अर्निंग्स कम होने की वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो बढ़ गया है। एंड कंपनी की मैनेजमेंट, आप अर्निंग्स कॉल सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी टोटली डिपेंडेंट लग रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर। और हाँ, जस्ट इन केस गवर्नमेंट अगर फिर से रिकन्सिडर करती है, क्योंकि इसका शायद गुजरात हाई कोर्ट में केस वेस चल रहा है, कंपनी ट्राई कर रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाने की, अगर वो लग जाती है तो ऑब्वियसली मैं फिर से बुलिश हो जाऊंगा बोरोसिल रिन्यूएबल पे। बट जब तक वो नहीं लगती है, मैं बोरोसिल रिन्यूएबल को अवॉइड करना ही चाहूँगा। उसके बाद दूसरा ऐसा स्टॉक ग्रीन पैनल, जिसमें मेरे से भी गलती हुई है। मुझे एक समय पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था ग्रीन पैनल में, बट सेल नहीं किया, क्योंकि मेरा ओपिनियन एक सिंपल सा था कि धीरे धीरे जो फॉरेन हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ प्लाईवुड से ज़्यादा MDF यूज़ होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। लेकिन इंडिया में प्लाईवुड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे MDF के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिससे लाइट वेट है वगैरह, तो MDF कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो वो तो होने वाला है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट वह यहाँ भी प्रॉब्लम ये आ रही है
कि एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, जिससे कंट्रीज़ फ्रॉम लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब से अगर आप इसके अर्निंग्स कॉल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वियतनाम, इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा चीपर इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में। एंड कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि जो पहले क्या हो रहा था, जब क्योंकि यूएस और यूरोप में स्लो डाउन नहीं था, तो वहाँ पे कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया डायरेक्ट फर्नीचर एक्सपोर्ट करते थे उन कंट्रीज़ में। बट अब क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम हो रही है, तो ये लोग अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो एक सिंपल एमडीएफ होता है, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर की डिमांड कम हो गई है, तो ये लोग एमडीएफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन पैनल की रेवेन्यूज़, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ पे फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत चीपली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। एंड एक और प्रॉब्लम आ रही है कि डोमेस्टिकली भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में अगेन इन सब कंट्रीज से एमडीएफ जो है इंपोर्ट हो रहा है, वो काफ़ी चीपली इंपोर्ट हो रहा है, जिससे ये ग्रीन पैनल compete नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ मुझसे गलती ये हुई कि लास्ट क्वार्टर के बाद मैंने ये अर्निंग्स कॉल इनकी स्टडी नहीं की, जिसकी वजह से मैं ये होल्ड करके रह गया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कंसिडर करना कि जो नेगेटिव फैक्टर है वो किस हद तक अकाउंट हो चुका है प्राइस में। अगर ऐसा है कि प्राइस में अभी भी इम्पैक्ट बाकी है तो सेल कर देना चाहिए। तो अभी एज ऑफ नाउ लग रहा है कि काफ़ी हद तक अकाउंट हो चुका है, एंड शेयर जो है एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वैल्यूएशन भी 13.2 की हो गई है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 13.2 का हो गया है, तो अभी वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई है। ऐसे लग रहा है एक बेस बना रखा है, बट स्टिल इसको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता जाऊंगा, एंड जब ऐसे लगेगा कि नहीं अब सेल कर देना चाहिए, शायद इसमें और गुंजाइश नहीं बाकी है, तब मैं शायद सेल कर दूंगा। बट अगेन अभी मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी शेयर अगर फॉल भी और ज़्यादा करना होता है तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाता है। वो पहले नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो मे भी जब थोड़ी रिकवरी आएगी तब मैं सेल करने की कोशिश करूँगा, बट अगेन बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ ग्रीन पैनल को। एंड जैसा आप लोग देख सकते हैं, अगेन इसमें भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में 470 करोड़, 464 करोड़, 47 करोड़, 420 करोड़, तो इसमें भी रेवेन्यूज़ फॉल कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो हो ही जाता है। लॉन्ग टर्म में लेट्स सी एमडीएफ की डिमांड कैसी होती है, यूरोप और यूएस में कैसे स्लो डाउन अवॉइड होता है या कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। नंबर 3 कैरिसिल। हाँ, जैसे एक रील बेल बना के मैंने बताया था कि मैंने ये 800 के प्राइस पे लिया था, अभी 500 पे है, बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। एंड क्यों होल्ड कर रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। एक तो कंपनी की जो अर्निंग्स कॉल है इसमें साफ साफ लिखा है कि क्या हुआ था जब कोविड के समय पे, क्योंकि जो सिंक होती है वो पेरिसेबल गुड नहीं है। पेरिसेबल गुड नहीं है मतलब कि आप उसको रखे रखे वो ख़राब नहीं होगा, अच्छे से पैक्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोविड की वजह से जो कस्टमर्स थे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, रिटेल नेटवर्क था इनका, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी। इन्वेंट्री बिल्डअप होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग अब डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि जो कोविड के समय पे जो इन्वेंट्री बढ़ गई थी वही अभी वो लोग सेल कर रहे हैं, तो और ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। एंड कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि Q4 यानी अभी जो क्वार्टर चल रहा है, प्रेजेंट क्वार्टर, इस क्वार्टर से एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे जो इन्वेंट्री है वो कम होने लगेगी जो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है। एंड एट द सेम टाइम जो फीडबैक मिला है कंपनी को, जो सेकेंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, यानी जो इनका रिटेल नेटवर्क है, वहाँ पे सेकेंडरी सेल्स ऑफ क्वार्ट्ज सिंक आर स्टिल ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि जो क्वार्ट्ज सिंक है उसकी डिमांड अभी भी अच्छी खासी है, बट क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी उसकी वजह से क्वार्ट्ज सिंक की अभी इन लोग के पास से प्राइमरी सेल्स नहीं हो रही है। बट जैसे जैसे वो इन्वेंट्री कम होगी वैसे वैसे कंपनी से डिमांड बढ़ने लगेगी, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर लगा मुझे। दूसरा, कंपनी क्या कर रही है, अभी डोमेस्टिक डिमांड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे मैंने रील में भी दिखाया था या आप इनके प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं। हाँ, जो इनका शेयर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट है वो धीरे धीरे कंपनी इंक्रीज़ कर रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2012 में दिखा रखा है इनका, तब डोमेस्टिक प्रेजेंस जो था सिर्फ 5% था, एंड अभी 22% हो गया है। तो जो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ में एक्सपोर्ट डिमांड में कमी आ रही है, वो कंपनी कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली पूरा करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद कंपनी ने जो अपनी सप्लाई टू IKEA वगैरह है वो भी कंपनी अब इंक्रीज़ कर रही है।
आर रिलेशनशिप विद आइकिया इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, एंड जो आइकिया में जो सप्लाई है वो इन्होंने डबल कर दी है। एंड ग्रोहे बोल के भी कोई कंपनी है जहाँ पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं ईयर टू ईयर। तो इस वजह से कैरिसिल को ऐसे लगा कि हाँ, मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिवली एंड जो स्लो डाउन है यूरोप में और यूएस में उसको बहुत अग्रेसिवली टैकल करने की कोशिश कर रही है। कैसे? डोमेस्टिक डिमांड पे फोकस करके, एट द सेम टाइम जो डीलर नेटवर्क है इंडिया में उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। एट द सेम टाइम जो अदर गुड्स हैं जैसे अवन्स है, डिश वॉशर है, उस पर भी कंपनियां फोकस कर रही है ताकि जो किचन अप्लायंसेस है वहाँ से कुछ रेवेन्यूज आ सकें। और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से कंपनी ऐसा कर भी सकती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, लैंसर कंटेनर्स। अगेन जैसा आप लोग सब जानते हैं, लैंसर कंटेनर्स ने मुझे अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। बट मैंने एक रील में भी बताया था कि लैंसर कंटेनर्स को चुनने का या मैंने सिलेक्ट क्यों किया था। एक तो ऑब्वियसली कंटेनर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बट जो कंटेनर की डिमांड है और जो फ्राइट रेट्स हैं वो काफ़ी कुछ ग्लोबल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ कोविड के बाद, जब एक ही बार में, क्योंकि काफ़ी कोविड के समय पे क्या हुआ था, काफ़ी कंटेनर्स एंड शिप्स पोर्ट्स पे फंसे हुए थे अराउंड द वर्ल्ड। बट जब वो अचानक से कोविड की सिचुएशन कम हुई एंड कंट्रीज़ ओपन अप होने लगी, तो कंटेनर्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होने लगी, जिसकी वजह से आप ये इंडेक्स चेक कर सकते हैं, फ्राइटॉस बाल्टिक इंडेक्स बोलते हैं। एक समय पे जब 2022 में इसकी 1848 या $1800 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था कंटेनर्स का, या फ्राइट रेट चल रहा था। उसके बाद मई 2000 या सितंबर 2021 में ऑलमोस्ट $11,000 पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होना ही था लैंसर कंटेनर्स का। एंड ये मैंने पकड़ा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये रेगुलरली गिरे जा रहा है एंड वापस ही ऑलमोस्ट $2,000 पे आ गया है। तो इस वजह से लैंसर कंटेनर्स की वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही थी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुआ है, वो वॉल्यूम से ज़्यादा प्राइस का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से आप देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में लैंसर कंटेनर्स की भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है सेल्स में। मार्च के बाद स्पेशली आप देखेंगे 217 करोड़ से 205 करोड़, उसके बाद 195 करोड़ एंड अभी 136 करोड़। एंड इसी वजह से अर्निंग्स भी अभी कम हो रही हैं। तो अगेन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट हो गया था फ्राइट रेट्स की वजह से, उसकी वजह से अभी मुझे लगता है अभी और थोड़ा सा गिरावट बाकी है। बट लेट्स सी, कंपनी अच्छी है। जब फ्राइट रेट को ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है, जब फिर से, क्योंकि यूएस इकॉनमी, यूरोप इकॉनमी जब फिर से अच्छा करने लगेगी तो ऑब्वियसली फिर से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे हो सकता है फ्राइट रेट्स फिर से बढ़ने लगे। तो ये इंडेक्स आपको ट्रैक करना है, ये जैसे ही बढ़ने लगे लैंसर कंटेनर्स फिर से अट्रैक्टिव हो सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अकाउंट करने पड़ते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। एंड लास्टली डिवीज़, अगैन फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बहुत सही है, लेकिन मैंने इसमें लॉस बुक कर लिया है, क्योंकि इसका सिंपल सा फैक्ट ये है कि कंपनी का खुद का मानना है या मैनेजमेंट का खुद का मानना है कि कोविड के समय पे एक्सेप्शनल सेल्स रही थी, वो अब रिपीट होना बहुत मुश्किल है। ये कंपनी का कहना है, वी कैन नॉट कंपेयर विद द प्रीवियस 5-6 क्वार्टर्स वेयर वी हैड एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी, वी यूज द स्पीड, टुक चैलेंजेस एंड एग्जीक्यूटेड। कंपनी को ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ कंपनी ने स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ाई, स्पीड से सेल्स की, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अपसाइड मिली, क्योंकि जो एंटी कोविड ड्रग की वजह से। बट अभी जो है, क्योंकि कोविड की अब टेलविंड्स नहीं हैं, इस वजह से डेवीज़ लैब की डिमांड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। एंड ये अपने को देखने को मिल रहा है अगेन सेल्स में, लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से, स्पेशली मार्च के बाद से रेगुलरली सेल्स डिक्लाइन हो रही है 2500 करोड़ से 2250, उसके बाद 1850, उसके बाद 1700 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे लास्ट 10-12 क्वार्टर्स में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट रहा है वो सबसे कम रही है लास्ट अराउंड 12 या 13 क्वार्टर्स में, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, 307 करोड़ के आसपास। एंड वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा चीप नहीं हुई है, 31.3 के आसपास है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। एंड अगर अर्निंग्स और जस्ट इन केस कम होती है तो
मुझे स्टिल तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें और ज़्यादा डिक्लाइन की गुंजाइश है, तो इसलिए मैंने सेल कर दिया। एंड फार्मा कंपनीज ऑब्वियसली भी आउट ऑफ फेवर है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से फार्मा कंपनीज पे अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। और कंपनी की जो अर्निंग्स कॉल पढ़ी है मैंने, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की मैनेजमेंट बीटिंग अराउंड दी बुश लग रही है। ऐसे लग रहा है वो डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे हैं। एंड उनका कहना है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे मार्जिन्स पे फ़र्क आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जो जेनरिक प्रोडक्ट्स है, जेनरिक मेडिसिन है, उनकी डिमांड कम हो गई थी, जिससे रेवेन्यूज़ में इम्पैक्ट हो रहा है। तो लेट्स सी, अभी एज ऑफ नाउ डीवीज़ में भी मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, तो मैंने लॉस बुक कर लिया है डीवीज़ में। बट अगेन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको जिस भी कंपनी या जिस भी शेयर का प्राइस कम हो जाए उसमें लॉस बुक कर लेना चाहिए। आप ये जरूर चेक करिए कि किस वजह से सेल्स या नेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे RHI मैग्नीशिया, उसमें सेल्स रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट अगर प्रॉफिट्स कम हुआ है, किस वजह से? इस कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए हैं, वहाँ कॉस्ट इनकर किया है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब थोड़े बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो फिर भी आगे जाके कंट्रोल हो जाएगी एज लॉन्ग एज कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होती रहती है। एंड ऑब्वियसली जैसे अपना जानते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड केपेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वहाँ पे स्टील की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, ग्लासेस की डिमांड बढ़ेगी। तो वो सब क्योंकि कमोडिटीज़ है, प्राइसेस काफ़ी अप डाउन होते रहते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चर करने में रिफ्रैक्टरीज यानी वो मटेरियल जो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो सीमेंट, ग्लासेस या स्टील को मैन्युफैक्चर करने में रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सी का काम कर रहा है RHI मैग्नीशिया, तो उसको मैं लेकर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। इवन दो इसके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं आए, जिसकी वजह से अभी शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर को होल्ड करना है या नहीं। बस क्योंकि आप शेयर होल्ड करते हैं, शेयर हाई प्राइस पे ले रखा है, तो ये मत सोचिए कि शेयर बढ़ी जाएगा, क्योंकि ये जो होप होती है ना, ये आपका लॉस बढ़ाते रहती है। अगर रैशनली आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर शॉर्ट टर्म में 10, 20, 30% गिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट है, जितनी स्पीड से गिरता है उतनी स्पीड से बढ़ता भी है। स्पेशली जितनी कंपनी स्मॉलर होती है, उतनी ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है। बट ऑब्वियसली आपको अगर अंडरलाइंग रीज़न पता है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्टली ऑल राइट। बट सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की वजह से आप ना ही ट्रेड करिए, ना इन्वेस्ट करिए। चलिए, इसी बात पे उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर से प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।